हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर्स एकेडमी। माई सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे संपूर्ण हिंदी साहित्य की सीरीज को। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 21 और इसका नाम है वैचारिक पृष्ठभूमि। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है वैचारिक पृष्ठभूमि और आज का टॉपिक है भारतीय नवजागरण। तो भारतीय नवजागरण क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी को भारतीय नवजागरण का काल माना जाता है। ठीक है, तो देखो, नेट जेआरएफ कर रहे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हो जिसमें आपको हिंदी साहित्य पढ़ना है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर लाइन को ध्यान से पढ़ते चलिएगा क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो अगर पूछा जाता है कि भारतीय नवजागरण का काल कौन सा है, तो वो है 19वीं शताब्दी। ठीक है, भारतीय नवजागरण को रेनेसां, पुनरुत्थान, पुनर्जागरण, नवोत्थान और नवजागरण की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है तो भारतीय नवजागरण को क्या क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है रेनेसां, पुनरुत्थान, पुनर्जागरण, नवोत्थान और नवजागरण इत्यादि। अंग्रेजी के रेनेसां शब्द के लिए हिंदी में पुनर्जागरण का प्रयोग किया गया है। तो अगर पूछा जाए कि अंग्रेजी के रेनेसां शब्द के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, तो वह है पुनर्जागरण, यानी कि किसी भी चीज को पुनर्जागृत करना। रामधारी सिंह दिनकर ने अपने ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय में इसे नवोत्थान का नाम दिया है। तो देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से हमें 2 चीज़ें पता चलती हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का एक ग्रंथ है कौन सा, संस्कृति के 4 अध्याय। यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये जो संस्कृति के 4 अध्याय हैं, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। तो ये जब हम रामधारी सिंह दिनकर के ग्रंथ पढ़ेंगे कि उनकी साहित्य रचना कौन सी है, तो वहाँ पर भी आएगा। तो क्वेश्चन पेपर में आया है ये। तो उन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय में नवजागरण को किसका नाम दिया था, उन्होंने कहा था ये नवोत्थान है। ठीक है, वर्तमान में हिंदी साहित्य के इस काल को नवजागरण शब्द प्रचलित हो गया। तो नवोत्थान का नाम दिया था रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय में, लेकिन इस समय नवोत्थान को क्या कहा जाता है, नवोत्थान को कहा जाता है नवजागरण। ठीक है, तो वर्तमान में अगर पूछा जाए कि क्या कहा जाता है, तो नवजागरण कहा जाता है। नवजागरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, नवजागरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था रामविलास शर्मा ने। किसमें, उन्होंने अपनी पुस्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण में। ठीक है, तो रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण में नवजागरण का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगर आपने इस लाइन को बहुत अच्छे से समझ लिया है तो यहाँ से कोई क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, आप आंसर दे सकते हो। फिर है भारतीय जागरण का प्रभाव या प्रवृत्ति। जैसे कि हमें पता है कि प्रत्येक समाज क्षेत्र की अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक दशाएं होती हैं। परिस्थिति और घटनाओं के कारण जन सामान्य की चित्तवृत्ति और समाज में आधारभूत बदलाव आते ही रहते हैं कि जो भी परिस्थितियां होती हैं, जो भी सिचुएशंस होती हैं, कोई भी घटनाएं घटती हैं, तो जो हमारे हम जैसे लोग हैं, जन सामान्य हैं, हमारी चित्तवृत्ति यानी कि हमारे मन की मनोवृत्ति, हमारे जो चित्त की वृत्ति है वो, और समाज में आधारभूत जो चेंजेस होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो भारत में बाह्य आक्रमणों और अंग्रेजी उपनिवेश के कारण देश की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान धुंधलाने लगी थी, क्योंकि बाहर हमारे देश में मुगलों के आक्रमण होते रहते थे और साथ में हमारा जो देश था वो उपनिवेश था किसका, अंग्रेजी लोगों का, ब्रिटिश लोगों का। तो इसके कारण भारत में क्या हुआ कि जब इस समय हमारी अपनी खुद की जो हमारा कल्चर था, हमारा सोशल जो हमारी पहचान थी, ठीक है, हमारी आइडेंटिफिकेशन थी, वो धुंधलाने लगी थी, धीमी पड़ने लगी थी, हल्की हो गई थी। तो इसके कारण ही उसे जागृत करने के लिए भारत में नवजागरण की शुरुआत हुई। 19वीं शताब्दी में 1857 का महाविद्रोह, क्योंकि 1857 का महाविद्रोह है ना, जो 19वीं शताब्दी का है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था भारत के लिए। एक तो ये, दूसरी बात है राजा राम मोहन राय के द्वारा समाज सुधार कार्य किए जा रहे थे। भारतेंदु जी का आगमन हो चुका था हिंदी साहित्य में और सरस्वती पत्रिका द्वारा नवजागरण का आरंभ हुआ। तो सरस्वती पत्रिका की भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये इससे पिछले वाले लेसन में हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती पत्रिका के साथ क्या संबंध है, क्या सरस्वती पत्रिका का हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए क्या महत्वपूर्ण योगदान है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा जो चेंजेस हुए, यहीं से नवजागरण का आरंभ हुआ। संपूर्ण राष्ट्र में नवजागरण के मूल्यों का आचार प्रचार हुआ। इधर से उधर जो नवजागरण के मूल्य थे, जो इसके नैतिक प्रभाव थे, इनका प्रसार हुआ। नवजागरण की उत्पत्ति समाज सुधारक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आदर्श समाज की परिक्रमा के चलते ही हुई।
नवजागरण से राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक क्षेत्रों में एक नवीन चिंतन आरंभ हुआ, एक नया चिंतन लोगों ने सोचना शुरू किया कि हम इस तरह कब तक दूसरे देश के अधीन रहेंगे, दूसरे जो राज्य हैं, जो दूसरे देश हैं, मुगल हैं, अरब है, ये कब तक हमारे पर शासन करते रहेंगे, आक्रमण करते रहेंगे। तो हमारे देश के लोगों में, भारतवर्ष में, हमारे प्यारे भारत में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक क्षेत्र में नया चिंतन आरंभ हुआ। नवजागरण का मुख्य प्रयोजन क्या था? क्या उसका मेन पर्पस था कि वेदों, पुराणों और अपनी पुरानी संस्कृति का निर्वहन करना ही नहीं था, बल्कि नई संस्कृति और नया संसार बनाने का भी प्रयास इसमें किया गया था। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है कि भारत के नवजागरण का संबंध सामान्यतः राजा राम मोहन राय से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो समाज सुधार के बहुत कार्य किए थे। भारत में नवजागरण के सिद्धांतों को साथ लेकर ही स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई भी उन्होंने लड़ी थी। इसी तरह भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मैंने देखो मार्कर से मार्क किया हुआ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर पूछा जाता है कि हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कौन है, वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। उन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज की समस्याओं पर अनेक निबंध और नाटक लिखे, जिससे उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के कारण बताते हुए स्वतंत्रता के मार्ग बताए। उन्होंने लिखा उसमें अपने निबंधों में, नाटकों में, उसके जरिए लोगों तक पहुंचाया कि भारत क्यों स्वतंत्र हुआ है, क्यों किसी दूसरे के अधीन हुआ है, और अब हम कैसे अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। भारत में नवजागरण का उद्देश्य सामान्य जन में स्वाभिमान को जागृत करना था कि जो हमारा स्वाभिमान है ना, वो जो सो गया था, हम सोचे थे कि यही हमारी किस्मत है, दूसरे देश के लोग हम पे आक्रमण कर रहे हैं, हम उनके अधीन रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, अपने स्वाभिमान को हमें जागृत करना चाहिए तथा राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्र में जो हमारे मूल अधिकार हैं उनको फिर से प्राप्त करना है, और यही स्वतंत्रता है, यही फ्रीडम है। आगे चलते हैं। अब हमारा एक टॉपिक है इसमें कि नवजागरण का स्वाधीनता आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। इधर तो स्वाधीनता आंदोलन चल ही रहे थे, स्वतंत्रता के लिए लोग फाइट कर ही रहे थे, तो नवजागरण का क्या इस पर प्रभाव पड़ा। तो भारतीय नवजागरण में सन 1857 के महाविद्रोह का विशेष महत्व है, और यह भी स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई मानी जाती है कि अगर हम आज़ादी के लड़ रहे थे तो पहली लड़ाई कौन सी है? 1857 की लड़ाई। इस विद्रोह से पूर्व सभी संघर्ष स्थानीय और असंगठित थे। तो संघर्ष तो पहले भी हो रहे थे, लेकिन वो सारे स्थानीय थे, यानी कि एक पर्टिकुलर लोकल था इकाई, जैसे कि भाई कहीं पे पंजाब में हो रहे हैं, महाराष्ट्र में हो रहे हैं, वगैरह वगैरह, तो स्थानीय थे और असंगठित थे, यूनिटी से नहीं लड़ रहे थे। यह जो 1857 की क्रांति थी वो इतनी सशक्त थी कि देश और समाज को इसने पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था, और ब्रिटिशों के मन में भय व्याप्त कर दिया था कि अब वो और अधिक भारतीयों पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, उन्हें भारत को छोड़कर जाना ही होगा। इसी क्रांति के बाद भारत में राजनीतिक चेतना का उदय हुआ और स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयासों में भी लगातार वृद्धि होती चली गई। हालांकि यह विद्रोह असफल रहा था, पूरी तरह से सफल नहीं हुआ था, लेकिन इससे स्वतंत्रता प्राप्ति की आकांक्षा और तीव्र हो गई। हमें लगा कि हमें और अधिक संघर्ष करने होंगे, हमें स्वतंत्रता प्राप्त करना ही है। ये आकांक्षा, ये इच्छा हमारी और ज्यादा तीव्र हो गई थी। सन 1857 के पश्चात भारतीय जनता में स्वतंत्रता के प्रति चेतना उत्पन्न हुई। साहित्य, अखबारों के चित्र से जुड़ने वाली हर वस्तु पर नवजागरण के मूल्य का प्रभाव देखने को मिला। नवजागरण के मूल्य को लेकर जनता स्वतंत्रता की मांग करने लगी। स्वतंत्रता संग्राम के मार्ग पर चलते हुए जनता जागृत हुई, जिसके फलस्वरूप ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी जिसने स्वतंत्रता संग्राम को प्रभावित किया। 19वीं शताब्दी में नवजागरण का प्रभाव साहित्यिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी देखने को मिला। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 19वीं शताब्दी में नवजागरण का प्रभाव किस किस पर पड़ा। तो साहित्यिक और राजनीतिक क्षेत्र पर भी पड़ा, और तत्कालीन जो साहित्यिक और राजनीतिक गतिविधियां थी वो स्वाधीनता की भावना से युक्त थी। उसमें पूरा स्वाधीनता की भावना का असर था कि भी हमें स्वाधीनता को प्राप्त करना है। सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन भी आता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी, जिसके पश्चात भारतीय राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों में बहुत ज्यादा उथल पुथल हुई। सन 1907 में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। तो नरम दल और गरम दल थे कांग्रेस में, ठीक है। एक नरम दल था गांधी जी का और गरम दल था शहीद भगत सिंह जी का। तो ये कब हुआ था, कब बटी थी कांग्रेस? 1907 में। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में गांधी जी ने का भारत की सक्रिय राजनीति में प्रवेश हुआ। उन्होंने जनता आंदोलन की चेतना अर्थात नवजागरण को एक नया मोड़ दे दिया।
गांधी जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अनेक आंदोलन किए, जैसे कि हम पढ़ते ही आए हैं आज तक। सन 1896-97 में तिलक की गिरफ्तारी हुई। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तिलक, बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी कब हुई थी? 1896-97 में। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1916 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हो गई थी। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही दुखदायी क्षण था। 1931 में फांसी हुई थी किसको? हमारे देश के 3 नौजवानों को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया था, अपनी जान की बाजी लगा दी थी। इसके परिणाम स्वरूप स्वाधीनता आंदोलन अधिक प्रखरता से आगे बढ़ा। ठीक है, क्योंकि इस घटना को हमारे देश की जनता सहन नहीं कर पाई थी और स्वतंत्रता आंदोलन बहुत अधिक तेजी से आगे बढ़ा। संपूर्ण राष्ट्र में स्वतंत्रता प्राप्ति की मांग बढ़ने लगी थी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में अपने देश के बारे में हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है, तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर है स्वतंत्रता आंदोलन में शिक्षा का क्या महत्व रहा? ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। नवजागरण काल के इस संग्राम का सर्वाधिक प्रभाव सामाजिक क्षेत्र में भी पड़ा था, क्योंकि समाज में शिक्षा के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो अंग्रेजों ने अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षा को जरूरी माना। उन्होंने कहा कि अगर हमारे देश का उनका जो राज्य जो था तो हमारा, बट उन्होंने मान लिया था कि उनका है, तो उसको चलाने के लिए शिक्षा जरूरी है। उनको अपने जो वो थे काम करने वाले, अपने अंडर काम करने वाले हमारे देश के लोगों को उन्होंने अपना नौकर बना रखा था, तो वो शिक्षित करना चाहते थे उनको अपने फायदे के लिए। 1857 में मुंबई, कोलकाता और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। यहाँ से क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि मुंबई, कोलकाता और मद्रास के विश्वविद्यालयों की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1887 में। अंग्रेजों द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों में भारतीयों ने जो शिक्षा प्राप्त की, उससे उन्हें यूरोप के प्रजातांत्रिक विचारों और विभिन्न देशों में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय संघर्ष से अवगत कराया गया। तो देखिए, शिक्षा का प्रचार प्रसार अंग्रेज करना तो चाहते थे अपने फायदे के लिए, लेकिन शिक्षा संस्थानों में जो भारतीयों ने शिक्षा प्राप्त की, तो शिक्षा तो हर तरीके की दी जाती है। तो उस समय जो यूरोप में प्रजातांत्रिक विचार फैले थे, ठीक है, और विभिन्न देशों ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किए थे, तो ये हमारे देश के लोगों को भी पता चला। शिक्षित भारतीयों ने अमेरिका, इटली और आयरिश जनता की स्वतंत्रता प्राप्ति की कहानी पढ़ी और उन्होंने भी अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के सिद्धांतों पर प्रचार प्रसार करना शुरू किया। तो ये शिक्षित भारतीय ही स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के वैचारिक और राजनीतिक नेता बने थे। ठीक है, क्योंकि जब हम शिक्षित हो जाते हैं, शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें बहुत सारी ऐसे पता चलती है और बातें पता चलती है, और उन बातों को अपने जीवन में हम लक्षित करते हैं, अपनाते हैं, और उससे हमारे विचार बदलते हैं और हम भी अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए या किसी भी अच्छे काम के लिए अग्रसर हो जाते हैं। तो इसी का फायदा हमें हुआ जब शिक्षित हुए भारतीय, तो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के वैचारिक और राजनीतिक प्रभाव पड़े और उन्होंने भी अपने आंदोलन में इस वैचारिक और राजनीतिक प्रभावों को अपने विचारों में उतारा और वो नेता बने, और वही नेताओं ने आगे चल के हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अनेक कार्य किए। नेक्स्ट टॉपिक है नवजागरण काल में समाज में व्याप्त कुरीतियां, कि कौन सी कुरीतियां व्याप्त थी समाज में। तो भारत में एक तरफ तो जहां वैचारिक आंदोलन का सूत्रपात हो रहा था, वहीं दूसरी ओर भारत देश में विद्यमान सामाजिक कुरीतियों से लड़ रहा था। तो हमारे देश में बहुत सी कुरीतियां हैं, आज भी हैं, जैसे जाति प्रथा, छुआछूत। इनके साथ साथ स्त्रियों की दशा बहुत ही दयनीय थी, पहले भी थी, अभी भी है कुछ क्षेत्रों में, हर जगह तो नहीं, लेकिन कुछ हमारे जो क्षेत्र हैं, कुछ कस्बे हैं, वहाँ पे आज भी स्त्रियों की दशा बहुत ही दयनीय है। बाल विवाह प्रचलित था, विधवा विवाह और पुनर्विवाह की अनुमति नहीं हुआ करती थी, और उस समय सती प्रथा का प्रचलन भी था। सती प्रथा होती है ना, जब किसी स्त्री के पति की डेथ हो जाती है, तो उसे भी उसके साथ आग में जलना पड़ता था। तो स्त्रियों को उनके मृत पति के साथ आग के हवाले कर दिया जाता था। दलितों के रहने के लिए अलग स्थान थे, कि दलित लोग होते हैं, उनको छुआछूत की वजह से जो स्वर्ण लोग हैं, इनको अछूत मानते हैं और ये अलग जगह रहते हैं। तो समाज में छुआछूत विद्यमान थी, यह पौराणिक धार्मिक नियमों और सामाजिक कुरीतियों के कारण चला आ रहा था, परंतु शिक्षित वर्ग में जागृति आई। आज जो हम पढ़े लिखे लोग हैं, वो नहीं मानते ना भाई, हम कहते हैं इंसान तो इंसान है, कोई नीची जाति का है, कोई ऊंची जाति का, और ये जातियां भी हमने खुद बनाई है।
ठीक है? तो जब शिक्षित वर्ग होता है ना, उसमें जागृति आती है पढ़ने लिखने से, जिसके चलते इन सभी धार्मिक, सामाजिक कुरीतियों का विरोध हुआ। समाज सुधारकों ने सामाजिक संगठनों की स्थापना करके इन कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन खड़े किए, जिससे कि बहुत से सामाजिक राजनीतिक सुधार भी हुए, जिसे भारतीय नवजागरण की संज्ञा दी गई। ठीक है? तो हम भारतीय नवजागरण के बारे में पढ़े। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी नवजागरण कैसे हुआ था। ठीक है? आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसका उपसंहार पढ़ लेते हैं कि भाई इसमें कंक्लूजन क्या था। नवजागरण के मूल्य द्वारा समाज और देश को नई शक्ति प्राप्त हुई। राजा राम मनोहर राय जो थे समाज सुधारक के प्रतीक बने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी नवजागरण युक्त रचनाओं द्वारा स्वाधीनता का मार्ग प्रशस्त किया। जिस समय भारतीय जनता स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयासरत थी, उस समय गांधी जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन का प्रतिनिधित्व भी किया। गांधी जी और अन्य सभी क्रांतिकारियों के असाधारण प्रयासों से भारत को स्वतंत्रता अंततः प्राप्त हो ही गई। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ देश में सामाजिक आंदोलन भी चल रहा था, जिसमें नवजागरण की अवधारणाओं को लेकर महात्मा ज्योतिबा फूले और डॉक्टर अंबेडकर ने शोषितों व पीड़ित वर्गों को सफल नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है? तो डॉक्टर अंबेडकर ने ही हमारे देश का संविधान लिखा है और वो खुद एक पिछड़े वर्ग से थे, तो उन्होंने इस दर्द को समझा और शोषितों और पिछड़े वर्ग का एक सफल नेतृत्व प्रदान किया उनको। नवजागरण काल में ही आधुनिक भारत की नींव भी रखी गई। ठीक है? जिस भारत में हम रह रहे हैं, मॉडर्न भारत में, तो इसकी नींव भी रखी गई थी कब? नवजागरण काल में। देखो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। भारतीय नवजागरण काल को स्वाधीनता और आधुनिक भारत का आधार कहा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आता है कि स्वाधीनता और आधुनिक भारत का आधार किसे कहा जाता है? उसे वो कहा जाता है भारतीय नवजागरण काल को। ठीक है? तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इससे आगे की हम पढ़ेंगे हिंदी नवजागरण, वो अगली वीडियो में करेंगे। छोटी-छोटी वीडियो बनाएँगे, जिससे कि जितने भी क्वेश्चन आते जा रहे हैं, साथ के साथ आप उसको नोट डाउन करते रहो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेक्चर लंबा होता है, तो फिर बोरिंग सा होने लगता है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।